भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 10 मार्क क्यों करवाए सर आपने? मैं चैप्टर 3 आपको पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 3 के अंदर मैं ओवरव्यू ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ये जो 10 नाम मैंने आपको नोट कराए, ये कैटेगरी है महारत्न। बच्चों आपने मैंने सीखा था कि पब्लिक सेक्टर में डाइवेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, याद आ रहा है? वहां पर 91 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 99 2000 में आकर जोर पकड़ा सब चीजों ने कि भाई अब हम हमारी कंपनियां भारत सरकार की दूसरों के हाथ में दें। तो भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि देखो कुछ चीजें जो हम करते थे वो हम ही करेंगे, वो हम किसी और को, उसमें पावर, पेट्रोलियम, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, माइनिंग, मेटल्स, मतलब जो जो मेन जरूरतें हैं देश की वो भारत सरकार ने छोड़ी नहीं। तो भारत सरकार ने अपनी जो कंपनियां हैं जिनको कंट्रोल करके रखा, उसकी 3 कैटेगरी पाई है, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न। 3 कैटेगरी बनाई, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न मतलब बहुत बड़ी कंपनी, अच्छा खासा काम करके प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी। तो वो भारत सरकार ने बोला हम तो किसी को नहीं दे रहे, क्योंकि इसके प्राइवेटाइजेशन की कोई जरूरत, क्योंकि जब हम ही इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं तो दूसरे को क्यों देना। महारत्न। फिर आता है नवरत्न। अब नाम सुन के नवरत्न लगता है 9 होंगी, पर ये 9 से ज्यादा है। नाम कैटेगरी नवरत्न है बट 9 से ज्यादा है, पर उनकी साइज महारत्न से छोटी है। और नवरत्न के बाद मिनी रत्न भी आता है। मिनी रत्न मतलब वो भी प्रॉफिट मेकिंग अच्छी कंपनी है लेकिन उसकी साइज और, तो ऐसे 3 कैटेगरी है। हमको इन्होंने 30 में से 7 महारत्न पढ़ा रहे हैं ये लोग, तो मैंने आपको इसलिए समझाने के हिसाब से नंबरिंग करा के दी कि ये महारत्न हम लोग सीखेंगे। बोलो साहब, क्लियर? ओके। अब कुछ वर्ड्स आते हैं यहां पर। ये कंपनी जब हम एनालाइज करेंगे तो एनालिसिस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक कंपनी क्या करती है, उसके प्रोडक्ट सर्विस क्या है, कितनी बड़ी है, ये सब आजकल आप देखते हो तो यूट्यूब पे वीडियोस, यूट्यूब पे जो भी जानकारियां, वो फाइनेंशियल जानकारियां काफी मिलती हैं आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, अगर आप ढंग के लोगों को फॉलो करोगे तो। जैसे आप कभी फॉलो करना चाहो तो उसको जरूर फॉलो करना, फिन शॉर्ट्स, FINSHOTS, फिन शॉर्ट्स। तो बड़ी अच्छी अच्छी केस स्टडीज निकालकर बहुत सिंपल भाषा में बताता है, हाई फाई टर्मिनोलॉजी नहीं रहती। अभी आप में से कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो करते होंगे, फाइनेंस विद शरण। तो वो क्या करता है, सिंपल चुटकुले वाली स्टाइल में एक काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझा देता है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं कंपनियों के बारे में तो 4 प्रकार के एनालिसिस दिखते हैं हमको। बजट एनालिस्ट, बजट पहले बनता है या बाद में बनता है? तो चाहिए तो मैं डैश करके लिखो मेड इन एडवांस। फाइनेंशियल एनालिसिस पहले होता है या कुछ हो जाने के बाद है? सर हो जाने के बाद। एक होता है मैनेजमेंट एनालिस्ट। मैनेजमेंट एनालिस्ट जो होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा काम करता है उसमें। और फिर आता है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। ओवरऑल मैनेजमेंट इज सीन। और फिर होता है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जो स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करते हैं। ये 4 प्रकार के एनालिस्ट होते हैं। तो इन सब के अंदर नाम है, देखो इसमें छोटे छोटे एमसीक्यू छुपे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं आप समझो। नीचे देखो ABCD करके चारों नाम है। ए, बजट एनालिस्ट। बजट एनालिस्ट क्या करता है? इट हेल्प्स द कंपनीज ऑन ऑर्गेनाइजेशन कीप देयर फाइनेंसेस ऑन ट्रैक। इसका मतलब बजट पहले बन जाता है और बजट के सामने आप जब का एक्चुअल खर्चा चलता रहता तो दिखाते रहते भैया इतना बजट है, इससे आगे नहीं जाना है या हम उसके लेवल पर पहुंच रहे हैं। पहला बजट एनालिसिस, ठीक है। दूसरा फाइनेंशियल एनालिसिस। सर फाइनेंशियल एनालिसिस आर आल्सो कॉल्ड सिक्योर। अब ये देखो एमसीक्यू बनता है यहां पर। फाइनेंशियल एनालिस्ट के दूसरे नाम क्या है? सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट,
इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रेटिंग एनालिस्ट। तो वहां पे कृपया करके ऐसा डैश मार के एमसीक्यू लिखने का। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है सर? ये तो कर लिया। अच्छा, इसमें इसी में सेकंड चौथी लाइन देखो आप। फाइनेंशियल एनालिस्ट रिसर्चेस मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अलोंग विद कंपनी फंडामेंटल्स टू मेक बिजनेस सेक्टर एंड इंडस्ट्री रिलेटेड रिकमेंडेशंस। अगर वो आपके मजे लेने पे उतर जाए तो ये वाली दो लाइन लिख के बोलेगा कौन सा एनालिस्ट है ये, बजट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मार्केट रिसर्च। बच्चे गलती कर देंगे, मार्केट रिसर्च बोल देंगे। मार्केट रिसर्च में और फाइनेंशियल एनालिस्ट में बेसिक अंतर क्या, पढ़ के बताओ मुझे। हम्म। बताओ भैया। अंतर क्या है दोनों में? ये चुप बैठे हो सबके सब। सर फाइनेंशियल एनालिस्ट पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहा है, ध्यान से देखो। और मार्केट रिसर्च एनालिसिस स्पेसिफिकली सिर्फ एक कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस की एनालिसिस कर रहा है। नहीं आया समझ में? सर ऊपर की जो बी वाले पॉइंट के अंदर दो और नीचे की हाईलाइटेड येलो लाइन है वो पढ़ो, और उसके बाद मार्केट रिसर्च की डी वाला पॉइंट पढ़ो। दोनों में समझ में आ जाएगा डिफरेंस, पढ़ के देखो। बताओ आगे डिफरेंस समझ में? यार तुम लोग कुछ बोलो यार, बड़ा बोर हो जाता हूं मैं यार, आवाज ही नहीं आती तुम लोगों की यार। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट और मार्केट एनालिस्ट में अंतर समझ में आ गया। अब तीसरा देखो, मैनेजमेंट एनालिस्ट। मैनेजमेंट एनालिस्ट का दूसरा नाम क्या है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये एक और एमसीक्यू बन गया। They work with the head of business to improve efficiency and profitability. Management consultant work on case basis. They are presented with a problem set and they work to find out solutions in terms of operations and finance. It is one of the most preferred job roles for professional graduates around the world. Unlike the other type of analysis listed in this section, management analysis are more likely to work as freelance consultants. Freelance समझते हो? किसी एक की नौकरी नहीं करना, असाइनमेंट बेसिस पे काम करना। ठीक है। और इसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काफी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकमात्र ऐसा प्राणी होता है जो फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल, ऑपरेशनल सब एक साथ समझता है चीजों का।
FTCLO, अगर आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो, फाइनेंस, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल एंड ऑपरेशनल। हो गया? डन। अब ये पढ़ने के बाद अब हम कंपनी को कैसे समझते हैं उसके बारे में दिया हुआ है वो। ये चैप्टर पढ़ाने का बेसिक लॉजिक क्या है, अपने हाथ में पेन पेंसिल रखेगा, हाइलाइट्स लगेंगे आपको, अंडरलाइनिंग लगेगी। आपको कंपनी का बादशाह नहीं बनाएंगे, बट कंपनी के बारे में जानकारी देंगे, तो दे विल सेंसिटाइज यू विथ वेरियस थिंग्स कि किसी भी कंपनी में क्या क्या देखना चाहिए। तो अब दो चार वर्ड्स हैं जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप थर्ड पैराग्राफ देखो, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कॉरपोरेशन, सेक्टर, ये वर्ड यूज होता है ना। तो कोचिंग इंडस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है नाहटा एकेडमी, फर्म और इंडस्ट्री। कंपनी एक स्पेसिफिक कंपनी, कॉरपोरेशन, सेक्टर, हम एजुकेशन सेक्टर में हैं। अगले पैराग्राफ में देखो क्या लिखता हुआ, अंडरस्टैंड दिस, कंपनी, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज वन एट द सेम। कंपनी, कॉरपोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज वन एट द सेम। इंडस्ट्री एंड सेक्टर आर इंटरचेंजेबल। मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं, मैं एजुकेशन सेक्टर में हूं। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो अब मैं क्या करता हूं, 50 कंपनी का वेटेड मूविंग एवरेज लेता हूं तो वो निफ्टी 50 बन जाता है, निफ्टी 50। अगर 30 का लूंगा तो निफ्टी 30। अब हम जब इन कंपनीज को समझने जाते हैं तो ये हम 5 सवालों के जवाब ढूंढते हैं जनरली। क्या करती है वो कंपनी, उसका विजन मिशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी कोर मैनेजमेंट टीम क्या है, और उसका बिजनेस पोर्टफोलियो कैसा है। ये तमाम बातें वो लोग करके चलते हैं साथ में। ठीक है, इसमें अंदर जाने से पहले एक छोटा सा डेटा पकड़ो यहां पे। ये इंडियन इकोनॉमी का डेटा है। एग्रीकल्चर सेक्टर 15-16% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, और 52% जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। इंडस्ट्री सेक्टर 24% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है और 24% जनसंख्या काम कर रही है। सबसे ज्यादा काम हमारा सर्विस सेक्टर कर रहा है, 24% लोग देश का 60% जीडीपी लागू कर रहे हैं। मतलब आई एम वन ऑफ दोज। तो इसको पढ़ के क्या लगता है कि कम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कम काम कर रहे हैं। तो अगर इक्वेशन में इंडस्ट्री को बैलेंस करने जाओ तो इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है कि नहीं? डेटा देख के इंडस्ट्री में कम ज्यादा है या बराबर चल रहा है? तो अब चाहिए क्या, हम एग्रीकल्चर के लोग निकालकर सर्विस सेक्टर में डालें। लेकिन ये बोल देना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बोलना क्यों आसान है? सर सर्विस सेक्टर में बेसिक काम भी करने जाओगे तो वो होगा चपरासी का जॉब या ढाबे पे वेटर की नौकरी। ढाबे पे वेटर भी बनना हो ना तो दिमाग रखना पड़ता है, गिनती आना चाहिए कि कौन सी टेबल पे कितनी रोटी गई, और बाद में जब खाना कंप्लीट हो जाए तो हिसाब लिखवाना आना चाहिए कि इतनी दाल लगी, इतनी सब्जी लगी, इतनी रोटी लगी, इतने अचार लगे। हेलो, तो ये कब आएगा? जब आपकी बेसिक एजुकेशन होगी, और बेसिक एजुकेशन रूरल सेक्टर में है नहीं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिना किसी काम के पड़े हुए हैं रूरल सेक्टर में, जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। आपको लग रहा है आप काम कर रहे हो पर आप कोई काम कर नहीं रहे हो, समझे? सो दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डन। अब हम एक एक करके कंपनी पढ़ना चालू करेंगे, और वहां पे जाने से पहले आपको ये भी बताते हैं कि 2-3 बड़ी बड़ी मैगजीन है, फोर्ब्स मैगजीन, फॉर्चून मैगजीन, तो ये रेटिंग निकालते हैं दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ऐसी कुछ रेटिंग्स आपको मेरे को भी मिलेंगी अभी इसमें पढ़ने के लिए। और पेज नंबर 3.6 पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वहां से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। कुछ नाम होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि कई बार आप नाम सुनोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, सीएमओ, सीटीओ, ये जितने सी वाले वर्ड हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ये जो सी वाले कैटेगरीज हैं ये सारे के सारे अमेरिकन इंग्लिश के हैं। और ब्रिटिश इंग्लिश में एमडी, चेयरमैन, डायरेक्टर सिमिलर ही होते हैं ये लोग, और हर बंदा अपने हिसाब से अपनी कंपनी में डेजिग्नेशन सेट करता है। ऐसा कोई फिट फॉर्मेट नहीं है कि जो एमडी है वो चेयरमैन है, जो चेयरमैन है वो एमडी है, वो सीईओ। तो ये सब समझना, सी वाली कैटेगरी पूरी अमेरिकन इंग्लिश है और उसके पैरेलल ब्रिटिश इंग्लिश। देखो, चेयरमैन जो चेयर पे रहेगा, मिर्जापुर देखा होगा तो बोलेंगे गद्दी पे जो बैठेगा उसकी बात चलेगी, कालीन भैया। तो मिर्जापुर की गद्दी पे कौन था? कालीन भैया। तो कालीन भैया क्या हुए? चेयरमैन। बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है। इसकी जगह मैं आपको यह कहूं, रिलायंस ग्रुप में चेयरमैन कौन है अभी? मुकेश अंबानी। ही इज डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन। अब नीचे आप ध्यान से पढ़ोगे तो सीईओ, एमडी, सीएमडी ये मिक्स होते कई बार, और हर कंपनी अपने हिसाब से इनको डिसाइड करती है। मैं फिर बोल रहा हूं, देयर इज नो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की ऐसे चलाना है, बराबर? पढ़ के देखो। हाँ भाई, कई जगह पे डायरेक्टर को भी सीईओ बोल सकते, तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। मैंने ना छोटा सा बना के रखा था, ये आपको अगर ध्यान रखना हो तो ऐसा कर सकते हो। सीओओ, सीईओ, सीएफओ ये सब अमेरिकन स्टाइल के नाम है। एमडी, डायरेक्टर, चेयरमैन ये ब्रिटिश स्टाइल के नेम्स हैं। हाँ, चेयरमैन और चेयरपर्सन सेम होते हैं उज्जवल। नोटेड। अब एक एक करके अपन लोग कंपनीज को स्टडी करने वाले हैं। कंपनी को स्टडी करेंगे तो समरी शीट भी निकाल के रखो। शुरू के 2-3 कंपनी मेरे साथ करोगे तो मैं आपको यहां से दिखाऊंगा, तो आपको एटलीस्ट ये भरोसा बनेगा
कि सर ने जो समरी शीट में डाला है और जो चैप्टर में वो मैच हो रहा है। ओपन किया क्या? निकाल लिया? तुम लोग प्रिंट आउट लेके नहीं आए हो घर से? हाँ, ये तो बढ़िया है, भूल ही गए, सिर्फ से सिंपल। अब देखो, ये नाम पढ़ो, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो पोर्ट मतलब समझते हो, बंदरगाह जहां पे शिप्स आते जाते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक स्पेशल कैटेगरी है, जो कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फिजिकल बाउंड्री से मार्क करके एक एरिया बना देंगे। उस एरिया में जब आप अपनी फैक्ट्री डालोगे, काम करोगे, आपको कोई लाइसेंस, कोई परमिशन, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त एक है, वहां से जो भी सामान बनेगा वो सिर्फ एक्सपोर्ट हो सकता है। आप वो सामान इंडिया में नहीं बेचोगे, क्योंकि इंडिया में कोई भी सेलर सारे टैक्सेस भरने के बाद सामान बेच पाता है। तो आपको ये फैसिलिटी इंडिया के लिए नहीं मिलेगी। आपको उधर फैक्ट्री लगा के कोई कानून न लगने की जो आजादी है, वो सिर्फ एक ही कारण से है कि यहां से जो भी बिकेगा वो सब एक्सपोर्ट होगा। तो अडानी जी ने दिमाग लगाया। पोर्ट वगैरह ऐसी चीज होती है जो छोटे मोटे लोग बना नहीं पाते। प्राइवेट पोर्ट तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप पहले एक बार पोर्ट का फोटो देखो। मतलब बंदरगाह होते कितने बड़े बड़े हैं ये देखो आप पहले तो। ये एक, ये जो कंटेनर रखे हुए दिख रहे हैं ना आपको इसमें, ये एक एक कंटेनर पता कितना बड़ा है? ये दीवार से लेकर यहां तक का, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ये एक है। इस पे कितने दिख रहे हैं आपको? 200? 10-10 हजार कंटेनर ले जाता है शिप एक बार में। कितने? मतलब ये शिप के साइजेस जो मैं बोल रहा हूँ, ये शिप जो आपको दिख रहा है ना, ये कितना बड़ा है पता है आपको? तुम और मैं अभी थर्ड फ्लोर पे बैठे हैं, यहां से मेन रोड तक, जहां रेलवे पटरी है, वहां तक की लेंथ। और जमीन में ये इतना गहरा होगा जितना हम थर्ड फ्लोर पे बैठे हैं, मतलब हम पानी के अंदर हैं। समझ रहे हो आप? इमेजिनेशन जा रही है आपकी? ये देखो ना, ये लेवल देखो आप इनका काम करने का। ये एक एक कंटेनर। तो ये पोर्ट बना था। अब इस बंदे ने क्या करा, पोर्ट खुद ही बना दिया। आज तक सिर्फ सरकार बनाती थी, तो इसका खुद का पोर्ट है। और अडानी ग्रुप के बहुत सारे बिजनेस है, उसमें से सिर्फ एक ग्रुप की उस पूरे ग्रुप की एक कंपनी है, ये अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेड, बाकी सारे अलग हैं। तो 98 में ये बना है। अहमदाबाद गुजरात में हेड ऑफिस है।
मतलब ये बहुत बड़ी पुरानी कंपनी है, अभी रिसेंट की है, 24 साल ही हुए। टाटा बिरला अंबानी और उनके कंपैरिजन में तो बहुत ही यंग है। इट इज इंडिया लार्जेस्ट एसईजेड एट मुंद्रा। अच्छा, पोर्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा क्या, आप समझना, दो चीजें एक साथ, जरा कॉमन सेंस लगाओ। पोर्ट पे शिप पे सामान आएगा जाएगा, और मैंने पोर्ट के ठीक पास में क्या बना दी, एसईजेड। और अब मैं मार्केटिंग एजेंट के तौर पे आपके पास आया कि साहब आपकी फैक्ट्री है, बोले हाँ, मैंने, आप एसईजेड में फैक्ट्री लगाओ। बोले उससे क्या होगा, बोले एसईजेड में फैक्ट्री लगेगी तो आपको टैक्सेस नहीं भरना पड़ेंगे, और हमारी फैक्ट्री बिल्कुल पोर्ट के पास में है, तो आपको सामान बनाकर बेचने में ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लगेगा और सामान जल्दी भी पहुंचेगा। आज अगर मैं सेलर हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं, और ये बच्ची भी एक्सपोर्टर है, मेरी फैक्ट्री पीतमपुर में और इसकी फैक्ट्री एसईजेड में, तो मैं पीतमपुर में ऑर्डर लेके आऊंगा, पीतमपुर में सामान बनाऊंगा, फिर पीतमपुर से ट्रक में डाल के कहां भेजूंगा, पोर्ट पे, और फिर पोर्ट से सामान जाएगा। ये बच्ची अपनी फैक्ट्री में ऑर्डर लेकर आएगी और फटाफट बनाकर डायरेक्ट पोर्ट से भेज देगी। तो ये मार्केट में रेट ज्यादा कोट करेगी या मैं रेट कोट करूंगा ज्यादा, मैं, तो मेरा मार्केट में कंपटीशन में मैं निपट जाऊंगा। तो पोर्ट के पास में एसईजेड में फैक्ट्री लगाने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हेलो, अब यहाँ छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ध्यान से देखो। पहला, एसईजेड लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर। इसके बाद नीचे दो तीन छोटे छोटे नाम है, डीटीए, एफटीडब्ल्यूजेड। डीटीएस डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, एफटीडब्ल्यूजेड इज फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन, एफटीडब्ल्यूजेड, बराबर। नीचे देखो एक इंफॉर्मेशन बबल करके दिया है, इसमें सारे फुल फॉर्म्स दिए उन्होंने, और मैंने जितना बोला अब वो आप अपनी समरी में चेक करो, जो मैंने पीडीएफ पे समरी दी है उसको चेक करो। पढ़ लिया इंफॉर्मेशन बबल।
क्लियर? मैच हो रहा है सब समरी में? हेलो? हाँ बेटा, ये इधर ऑनलाइन वाले बच्चे भी सो रहे हैं यार, ऐसे तुम धीरे धीरे बोलो, आवाज ही नहीं करते हो यार तुम। हाँ, तो मैच हुआ कि नहीं समरी में? सर समरी लाए नहीं तुम प्रिंट करके? हुआ? ओके। तो ये आपका अडानी का पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ऐसे एक एक कंपनी चलेंगे अपन। तो अब जैसे मैं अगली बात आ रहा हूं आपको, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? एशियन पेंट्स के पास 200 साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कोविड में एक भी साइंटिस्ट को नौकरी से नहीं निकाला, उल्टा कोविड में बोनस दिया। और ये बोला कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत हो तो हम हेल्प करेंगे। एक अच्छे एम्प्लॉय की खासियत ये होती है। तो उस एम्प्लॉयर को आप कोई छोड़ेगा या एम्प्लॉयर के साथ रहेंगे सब लोग? बुरे वक्त में कोई साथ दे तो कोई कैसे छोड़ता है? हाँ या ना? 1942 में ये कंपनी बनी है, मिस्टर चोकसी और मिस्टर दानी ने मिलकर बनाई है। देखो नीचे मिलेगा आपको। और ये किसी भी कंपनी की साइज जो कि इंडिया में इससे पहले है उसकी डबल है। और इनके 65 कंट्रीज में मेरे ख्याल से काम चलता है, और 26 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड है। आप पेंट को हम सिर्फ दीवार की पुताई समझते हैं, पेंट हम मानते दीवार की पुताई। कभी ध्यान दिया हमारी पेन पे, हमारे फोन पे, हमारी कार पे, हमारे घर में, हर चीज पे तो पेंट लगा हुआ है। हम पॉलिश करते हैं घर में लकड़ी की, पेंट। घर के दरवाजे, आपके मेरे जो भी अपन प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं, स्टील लोहा, सब तो पेंट होके आता है। इनफैक्ट आपके मेरे चश्मों पे भी पेंट होता है। तो हम उस पेंट की लेवल और लेंथ को समझ नहीं पाते कि कहां कहां तक ये एप्लीकेबल है। तो इन सब लोगों ने मिलकर कंपनी चालू करी। और ये कंपनी क्या करती है सर? डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है, इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, इनामल एंड वुड फिनिशेस बनाती है। इन्होंने अभी इस बात पे भी काम किया कि बोले, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हमारी जरूरत कब पड़ती है लोगों को? जब घर में पुताई होती है। अब घर में सिर्फ पुताई थोड़ी ना होती, बहुत कुछ होता है। तो बोले हमको लोग आखिरी में याद करते हैं। तो इन्होंने क्या करा, पैसे बनाए, अच्छा बिजनेस में प्रॉफिट्स कमाए। फिर उन्होंने एक कंपनी खरीद ली, स्लीक किचन्स। आजकल किचन नॉर्मल होता है या पूरा मॉड्यूलर किचन बनता है? तो उसमें बाकायदा ट्रे लगती है, उसमें चैनल्स लगते हैं, यहाँ ये रखो, यहाँ ये रखो, उस हिसाब से पूरा किचन बनता है। तो इन्होंने स्लीक किचन को खरीदा, तो अब वो मॉड्यूलर किचन भी बना के देते हैं। दूसरी चीज, आजकल जमाना पेंट का है या वॉलपेपर का है? तो इन्होंने वॉलपेपर में भी एंट्री करी, और बड़े बड़े डिजाइनर, एक आध का नाम लेता हूं, साब्यासाची मुखर्जी, अगर नाम सुना हो डिजाइनर। ये कलकत्ता का बहुत बड़ा डिजाइनर है साब्यासाची मुखर्जी। उसने टाई अप किया, दीपिका पाडुकोन ने टाई अप किया, और मिलकर अपने डिजाइनर वॉलपेपर्स बनाए इन्होंने। इसके बाद आपको मेरे को अपने घरों में छोटे होते तो स्टिकर से घर सजाना अच्छा लगता ना हमको, आयरन मैन, डोरा, फ्रोजन, डिज्नी, स्पाइडरमैन, थॉर, हल्क, वो तमाम चीजें एशियन पेंट्स बेचता है। एक मिनट के लिए एशियन पेंट्स की वेबसाइट दिखाता हूं मैं आपको। ये वॉलपेपर्स, वॉल टेक्सचर, वॉलपेपर, वाटर प्रूफिंग, वुड फिनिशेस,
पेंट का भी प्लान है पूरा। आइडियाज फॉर योर होम। सबसे ऊपर कॉर्नर में देखो, डिजाइन एंड कलर ऐप, फाइंड अ कॉन्ट्रैक्टर, फाइंड अ स्टोर, फाइंड एशियन पेंट स्टोर। अब वो क्या क्या करते हैं, ये सर्विसेज है उनकी। मैंने बोला ना मॉड्यूलर किचन वगैरह देते, देखो। फिर उन्होंने मॉड्यूलर किचन तो किया, उसके बाद इन्होंने क्या करा, बाथरूम फिटिंग में एक कंपनी आती एस एस, ई डबल एस। आप लोग कभी किसी होटल वगैरह जाते हो या कुछ देखते हो तो कई बार जो नल वगैरह होते हैं उन पे कभी नाम देखा करो। एक तो जैगवार नाम सुना होगा आपने, जैगवार सुना है, हिंदवेयर सुना है हमने। ये जनरली हम सबके घरों में लगते हैं। इसके बाद ग्रो करके आता है, GROHEE, ग्रो। ये जर्मन या जहां जर्मन प्रोडक्ट है। उसके बाद आता है कैरोविट, ये जनरली आपको होटल्स में मिलेंगे। जॉनसन एंड पेडर, ये सब कब दिखता पता, जब आप सूसू करते रहते हो तो सामने नाम लिखे रहते हैं, सर अब यही करें हम बैठ के वहां पे। ये सब सैनिटरी वेयर कलेक्शन होता है। तो इन्होंने क्या करा, नल, सैनिटरी बाथ फिटिंग्स वगैरह का भी बिजनेस अक्वायर करा। तो अब आप समझ लो, पहले पेंट, पेंट के आसपास का सब, फिर पेंट से पहले किचन और बाथरूम फिटिंग, सब ये 3 कैटेगरी में काम कर रहा है। इसके बाद आप इनकी सर्विसेज देखने जाओ, होम डेकोर देखो, फर्नीचर, सोफा, चेयर, बेड, फर्नीचर भी बेच रहे हैं, वॉलपेपर भी बेच रहे हैं, रग्स भी बेच रहे हैं, फैब्रिक भी बेच रहे हैं, लाइट्स भी बेच रहे हैं। मतलब इन चीजों को जब मैं, ये देखो, यू आर लुकिंग फॉर अ सोफा, तो वो सोफा भी बेचेंगे, बेड, डाइनिंग टेबल सब बेच रहे हैं वो। पूरा घर प्लान कर सकते हो इनके साथ। अब आपको पता है, कोविड में जब बच्चों की एग्जाम रेगुलरली पोस्टपोन हो रही थी, तो बच्चों ने बोला सर अब हम क्या घर पे पढ़ेंगे, तो आप तो हमको इसको भी डिटेल में पढ़ा। तो मैंने क्या करा कोविड में पता है, एक एक कंपनी की वेबसाइट ओपन कर करके उनको डिटेल में पढ़ाया और रिकॉर्ड कर लिया सब। तो जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, ऐसे मैंने अडानी की वेबसाइट भी खोल के दिखाई उनको। तो एक एक कंपनी की वेबसाइट खोल के मैंने इनको बताया। बट वो क्या है, फिर वो डिटेलिंग है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए अच्छी है, पर वो एग्जाम पास करने के लिए तो जो 7 पेज मैंने बना के दिए आपको, वो है काम के। आपके पास अभी थोड़ा समय है, बिकॉज यू आर राइट नाउ मंथ अवे। मैं 3-4 कंपनियों का तो आपको बोलूंगा कि वो डिटेल में पढ़ना आप, खासकर टाटा ग्रुप, रिलायंस और 2-4 जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। मैं लेक्चर्स हैं वो मेरे, मैं एनेबल करूंगा आज जाके, और आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली ये 4-5 लेक्चर आप जरूर देखना। नहीं, मैं चालू करके दे रहा हूं विशाल, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सारी वेबसाइट्स मत खोलो, अगर कोशिश हो सकती है तो मेरा ही लेक्चर 1.5 की स्पीड पे देख लेना। आप अगर वो स्पीड बढ़ाओगे ना तो आपका फायदा क्या होता है, जल्दी कवर हो जाता है वो। इससे पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, इससे बेसिकली दिमाग खुलता है कि यार हमको जो ये किताब में छोटा छोटा नाम सिर्फ एक पेज में डाल के दे दिया, ये कितनी बड़ी चीज है। ये वैसा है। तो दैट इज एशियन पेंट्स। इसके बाद आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की खास बात क्या है, मतलब कोई भी बैंक की, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उससे अभी हाथों हाथ 4 बैंक कवर हो जाएगी अपनी। सब्सिडरी वर्ड समझते हो? सब्सिडरी मतलब
किसी एक कंपनी का जब दूसरी कंपनी के अंदर 51% या उससे ज्यादा का हिस्सा हो, वो क्या कहलाता है? सब्सिडरी कंपनी। हाँ या ना? नाउ अगर 51% है तो सब्सिडरी, और 100% है तो, अगर मेरा 100% हिस्सा है तो क्या कहलाएगा वो? होली ओन्ड सब्सिडरी। पता है कि नहीं सब्सिडरी और होली ओन्ड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट? नहीं तो ये देख लो, अगर 51% एबीसी लिमिटेड का एक्स वाई जेड में शेयर है तो एक्स वाई जेड एबीसी की सब्सिडरी है। 51% से ज्यादा है तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी है। हाँ या ना? ओके। अब कोई भी बैंक में आप सबका एक आध बैंक अकाउंट खुला हुआ है। आप जब अपना बैंक अकाउंट का खाता खोलते हो तो क्या होता है उसमें? सर वो आपसे आके पेपर पे साइन करवाता है कि सर इतनी इतनी जगह साइन करो। एक साइन से खाता खुलता है या 10-12 सिग्नेचर होती है? वो 10-12 सिग्नेचर काय की है? वो पता है क्या करता है? वो आपसे मतलब जैसे एक्सिस बैंक होगा तो एक्सिस बैंक लिमिटेड की एक साइन करवाएगा और 10-11 साइनें एक्सिस बैंक की सब्सिडरीज की करवाएगा। आप बोलते हो क्यों करवा रहा है? आपको डेबिट कार्ड देगा, मोबाइल ऐप देगा, डीमैट अकाउंट देगा, क्रेडिट कार्ड देगा, इंटरनेट बैंकिंग देगा, नेट बैंकिंग देगा, शॉपिंग ऑप्शंस देगा, यूपीआई देगा, फास्टैग देगा, इतने तो मैं ही बता पा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देगा, 8-10 चीजें। ये पता क्या करते हैं? अपनी मेन जो बिजनेस है इनका, बैंक का मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट लेना और लोन देना, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। तो जो मेन काम है उसको वो ओरिजिनल अपनी कंपनी में रखते हैं, बाकी सारे बिजनेसेस सब्सिडरीज में होते हैं। तो अब आपका सवाल होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि कल को अगर मोबाइल बैंकिंग में कोई फ्रॉड हुआ या कहीं कोई दिक्कत गई तो आपका मेन जो डिपॉजिट और लेंडिंग का जो धंधा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। हेलो, आया कि नहीं आया? तो उन्होंने क्या करा, ऐसे 8-10 सब्सिडरी बनाते हैं लोग, तो इससे उनका जो मेन बिजनेस है वो कभी अफेक्ट नहीं होता, बाकी सारे बिजनेसेस चलते रहते हैं। तो ये आप यहां नहीं सब जगह देख सकते हो। देखो पहले मेरे साथ ये देखो, फिर मैं एक्सिस के बारे में समझाऊंगा आपको। ध्यान से पढ़ो। एक्सिस के पोर्टफोलियो में सब्सिडरी दिख रही, देखो नोट्स का पेज नंबर, मतलब मॉड्यूल का पेज नंबर 3.9 देखो। पढ़ी सब्सिडरीज पढ़ी? हेलो, नाउ द पॉइंट विच कम्स इन हियर इज कि सर ये सब्सिडरी क्यों बनाई। अब आप एक काम करो, एक्सिस बैंक हो गई, 2-4 पेजेस आगे चलो, बजाज क्रॉस करो, एयरटेल क्रॉस करो, आपको अगली बैंक मिलेगी एचडीएफसी। एचडीएफसी बैंक के पेज नंबर 3.24 पे दिखा क्या? मिली बेटा? 3.24 पे वर्ड पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखो, स्क्रीन पे भी मैंने हाईलाइट कर रखा है।
मंशा बेटा एशियन पेंट्स के फाउंडर उसी में लिखे हुए थे, मिस्टर दानी और मिस्टर चौकसी। दिख तो रहा है सामने, और तुम्हारे समरी नोट्स में भी होगा मंशा। तुम नोट्स नहीं लेके बैठी हो क्या? स्टडी मटेरियल में नहीं है। स्टडी मटेरियल में अभी ऊपर, एक मिनट जाके देखो, स्टडी मटेरियल में नहीं है। कभी कभी गजब काम करते हो यार तुम लोग। ये क्या है एशियन पेंट्स? कंपनी हिस्ट्री है। तुम्हारे इसमें नहीं होगा तो तुम्हारे इसमें कंपनी इंट्रोडक्शन में वो हिस्ट्री मिक्स कर देते, देखो जरा है क्या, देखो। नोट कर लो, ये लो सामने लिखे हुए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल को थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं और कई जो रटने वाली चीजें होती है वो कम करते जा रहे हैं। तो मेरे मॉड्यूल का वर्जन और जो तुम देख रहे हो उसमें डिफरेंस मिलेगा। तुमको जो समरी बनाई है वो तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से बना के दी है, और उसके बाद उन्होंने जनवरी फरवरी में उसमें भी अमेंडमेंट भेजा है। तो वो अमेंडमेंट वाला भी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। एचडीएफसी पे आई है। एचडीएफसी में देखोगे आपको पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर बहुत सारे नाम दिख रहे हैं। पेज नंबर 3.24 मिला बेटा। अब इसी प्रकार से एचडीएफसी के ठीक बाद होगा आईसीआईसीआई। उसमें भी जाके देखो पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज के अंदर पेज नंबर 3.26 दिख रहा है। आया नहीं आया? आ गया। इसी के बाद आप आगे और जाओ, आपको एसबीआई भी मिलेगा। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। एसबीआई मिलेगा आपको पेज नंबर 3.42 पे। एसबीआई के अंदर भी ये देखो नॉन बैंकिंग सब्सिडरीज, देखो आप जरा यहाँ पे पेज नंबर होगा 3.43। दिख रहे क्या?
ये सब सब्सिडरीज है उसकी। पहली वाली एसबीआई कैपिटल मार्केट जो शेयर मार्केट का काम करती है। फंड मैनेजमेंट बोलो तो म्यूचुअल फंड। कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज बोलो तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड्स। लाइफ इंश्योरेंस बोलो तो लाइफ इंश्योरेंस का काम। इसका मतलब कोई भी बैंक जब आपसे 10-12 सिग्नेचर करा रही है तो बेसिकली वो एक कंपनी से टाई अप करा रही है या उसके सारी सब्सिडरीज से आपकी सिग्नेचर करा रही है। सो यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर दे विल वर्क ऑन योर बिहाफ। और होता क्या है, आप कभी भी कंपनियों के नाम नहीं पढ़ते हो, वो बैंक का ओपनिंग वाला बंदा आता है, बोले साहब यहाँ 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 साइन कर दो, और आप भी सिर्फ सीधे साइन साइन करके आगे निकल जाते हो। है या ना? ये भाई सोतले हो यार तुम, सब कसम से आवाज भी नहीं करते हो रे। तो चारों बैंक्स कवर हुई हमारी। अब वापस आओ एक्सिस बैंक पर। अब एक्सिस की एक खास बात और बताता हूं। एक्सिस बैंक 1993 में चालू हुआ है। हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब था? 91। तो अब आपको दिखेगा 93 में एक्सिस बैंक आया। एचडीएफसी दिखेगा 94 में आया। तो आपसे मैं अगर अभी पूछूं कॉमन सेंस लगा के कि बेटा पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी थी, आप बोलोगे एक्सिस। बट दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सर वाई रॉन्ग? सवाल वहां है। एक्सिस इसलिए रॉन्ग है क्योंकि एक्सिस प्राइवेट सेक्टर की बैंक नहीं है। मैंने कल आपको इंश्योरेंस सेक्टर का इरडा बताया था, याद है? मैंने इरडा में कहा था पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट कंपनियां इंश्योरेंस में और प्राइवेट कंपनियां भी हैं। जो 4 गवर्नमेंट कंपनियां थी, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये 4 कंपनियां गवर्नमेंट की हैं। इनके पास प्रीमियम का पैसा आता है, तो प्रीमियम का पैसा इनको इन्वेस्ट करने की फुल आजादी है। सट्टा खेलने की है, सोच समझ के करना है, सोच समझ के करना है। ये बात हुई थी ना अपनी। तो सवाल ये था कि जब वो ऐसा बोलते हैं तो पॉइंट ये आता है कि साहब इन कंपनियों ने अपना जो सरप्लस फंड था उससे उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाई, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सूटी। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सूटी। और उसके पैसों से बैंक बनी एक्सिस बैंक। उसके पैसों से बैंक बनी, पहले तो बनी यूटीआई बैंक, और यूटीआई बैंक नाम बदल के बाद में हो गई एक्सिस बैंक। हेलो। और ये 93 में बन गई थी। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर ने बनाई या गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकों ने, वो इंश्योरेंस कंपनियों ने बनाई? इसीलिए ये 93 में खुली, लेकिन फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं कहलाती। 94 में एचडीएफसी खुली, पर वो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाती है। बच्चे एमसीक्यू में ये गलती मत कर देना। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन? एचडीएफसी, ये याद रखना। 94 में खुली है, उसके बावजूद प्राइवेट सेक्टर की फर्स्ट बैंक क्या मानी जाएगी? हाँ। ये पढ़ के देखो कंपनी हिस्ट्री। आपके इसमें है कि नहीं है कंपनी हिस्ट्री? है ना? पढ़ के देखो।
पढ़ा? हेलो। तो ये एक्सिस बैंक की खासियत, ठीक है। अब नीचे आओ, अब बजाज ऑटो। बजाज ऑटो 1945, आजादी कब मिली? आजादी के पहले से बजाज काम कर रहा है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, टॉप मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल्स इन इंडिया, और 50 कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। आपको मेरे को पता ही नहीं चलता बैठ गया, बजाज 50 कंट्री में बाइक्स बेच रहा है। हमको क्या दिखती है? हायाबूसा, निंजा, केटीएन, हार्ले डेविडसन, जावा, हम ये देखते हैं। हमसे नीचे भी तो देश हैं, टर्की, अफगानिस्तान, इस्तांबुल, रशिया, इन सब जगहों पे पता है क्या करते हैं वो लोग? फिर एंट्री लेवल, अफ्रीका, एंट्री लेवल बाइक चाहिए उनको, बिलो $1000 वाली। तो $1000 से कम वाली जो एंट्री लेवल बाइक होती है वो खूब बिकती है उनकी तरफ से। दुनिया का, सुनना, दुनिया का टोटल बाइक मार्केट का 15% बजाज के पास है। कितनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते देखो, आपको मिलेगा उसके अंदर 50 कंट्रीज। और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोटरसाइकिल्स है वो लोग। इनकी तमाम बाइक्स के नाम आपने देखे होंगे। एवेंजर इन्होंने पहले ही निकाल दी थी, एवेंजर बनने से पहले। पिक्चर एवेंजर बनी उससे पहले से है इनकी। और इन्होंने अभी बुलेट के टक्कर में वो निकाली डोमिनार, 400 सीसी की बाइक। और बुलेट वालों के इतने मजे लिए इन्होंने, बुलेट को ऐसे हाथी दिखाते हैं ये लोग कि धीरे धीरे चलता रहता है। डोमिनार की एड्स देखना तुम कभी, उन्हें खूब मजे लिए थे उनके। अच्छा, ऑटो रिक्शा के ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि दुनिया में और कोई ऑटो बनाता नहीं ज्यादा, ये लोग बनाते हैं। इन्होंने कार बनाने की सोची थी लो कॉस्ट, लेकिन ज्यादा चली नहीं वो। कार आती है इनकी बजाज क्यूट, छोटी वाली, नैनो के टक्कर की, बजाज RE60। जमनालाल बजाज जी ने इसको स्टार्ट किया था। राहुल बजाज चेयरमैन है अभी। राहुल बजाज जी चले गए अभी। राहुल बजाज जी हट गए वहां से, उनकी डेथ हो गई एक्चुअली। राजीव बजाज उनके बेटे हैं। फिर आ गया भारती एयरटेल। अभी अपन ने कितनी इंडस्ट्री देख ली, सबसे पहले पोर्ट देखा, फिर पेंट्स देखा, फिर बैंक देखा, ऑटोमोबाइल देखी, अब टेलीकॉम। सर एयरटेल 95 में चालू हुआ। आपके मेरे घर में जब लैंडलाइन था तो लैंडलाइन का एक इंस्ट्रूमेंट आता था, बीटेल, BEETEL, कभी ध्यान दिया? बीटेल इज भारती इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। तो ये एयरटेल वाले पहले लैंडलाइन फोन बना के बेचते थे, इंस्ट्रूमेंट्स, भारत सरकार को। तो भारत सरकार ने जब मोबाइल लाइसेंस लाए तो इनको पूछा आप ट्राई करोगे? बोले हाँ। तो ये वहां से एयरटेल चालू हुआ। दिल्ली में सबसे पहला लाइसेंस लिया इन्होंने, और फिर आगे बढ़ी गाड़ी। और आज की तारीख में रिलायंस जियो को टक्कर देने वाला कोई है तो आइडिया, वोडाफोन परेशान चलते रहते हैं। दे आर द लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एवरेज टोटल अभी इंडिया में कितने कनेक्शन है? 105 से 110 करोड़, 110 या 120 करोड़ है, 40 करोड़ इनके हैं। पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। अच्छा, एवरेज 99 पर 97% लोग प्रीपेड कस्टमर होते हैं। तुम्हारा महीने का चार्ज कितना है? 250 रुपया। अभी 250 मान लो, 40 करोड़ कस्टमर इंटू 250 तो करो, 10,000 करोड़ की सेल है महीने की। 250 इंटू 40 करोगे तो 10,000 करोड़ इंटू 12, 1,20,000 करोड़। किस चीज के?
कोई भी टेंजिबल चीज नहीं है, इंटेंजिबल बिजनेस के। पढ़ के देखो, मस्त है कंपनी, बहुत अच्छा काम करती है ये। और इनका विजन मिशन जरूर पढ़ना। कंपनी की और फिलोसॉफी और मिशन तक आओ, उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूं। पढ़ो जरा, हो जाए तो बोलना डन। विजन क्या है उसका देखो। जी, उसका विजन क्या है? टू एनरिच द लाइव्स ऑफ कस्टमर्स, द कंपनीज ऑब्सेशन इज टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ थ्रू एन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस। और उसके बाद हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। आई कैन टेल यू, आई एम अ प्राउड कस्टमर ऑफ एयरटेल, और मेरे पूरे घर में एयरटेल कनेक्शन है, जियो का एक भी कनेक्शन नहीं है। और जब से मैंने सेल फोन लिया है तब से एयरटेल ही है मेरे पास, और उसकी सर्विस की मैं दाद देता हूँ। एयरटेल के जो लैंडलाइन रिपेयरिंग करने वाले लोग भी है ना, वो भी आपको जेन्युइन सलाह देते हुए मिलते हैं। मेरे यहाँ पर एक प्रजापत जी, कोविड में फंस गए थे अपन लोग सब, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो मैंने उसको बोला भैया मेरे को स्पीड ज़्यादा चाहिए, मतलब 2020 में 5G नहीं था, तो मेरे घर का टोटल डेटा ही 5-10 GB होता था, तो 5 GB तो यूं खत्म हो रहा था जूम क्लास में। मैंने भैया मेरे को यार ये बढ़ा के दो, तो उन्होंने सीधे सीधे बोला, बोले हेल्पलाइन पे जाके ये कंप्लेन मत डालना कि मेरा प्लान चेंज कर दो। मैं क्यों? बोले वो आपका करंट प्लान बंद कर देंगे, नया मॉडेम आएगा, नया मॉडेम चाइना से आएगा, चाइना से आने में 1 महीना लगेगा, आपकी चलती फिरती क्लास बंद हो जाएगी। तो मैंने फिर क्या करूं? बोले डेटा पैक लेते चलो आप अलग अलग। मैंने कितना? बोले 10 GB 50 या 200 रुपए का है, आप ले लो, आपकी क्लास चलती रहेगी। बोले आपको अजीब लगेगा मैं आपका खर्चा करा रहा हूं, बट अभी अगर आपने अपना प्लान बंद कर दिया तो आपकी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि चाइना से सब बंद था तब। बोले आने में 2 से 3 महीने लगेंगे, और ये कॉल सेंटर वाले आपको बताएंगे नहीं। तो उसने मेरा शायद 200-300 रुपए पर महीने का एक्स्ट्रा खर्चा करवाया 3 महीने तक। फिर जब उसका मॉडेम आ गए, बोले सर आप कंप्लेन करो, मैं 2 दिन में बदल दूंगा। मैं जब यहाँ 2008 में अकेडमी यहाँ शिफ्ट हुई है, जहाँ पे अपन अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पहले कुछ नहीं था, ये बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं थी, तो नेटवर्क नहीं था ज़्यादा अच्छा। तो मैंने एयरटेल को बोला भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। आप बिलीव करोगे, एयरटेल का बंदा अगले दिन आया यहाँ, बोले कहाँ नेटवर्क नहीं बताओ आप। तो मैंने मैंने उसको बोला मैं रोज क्लास पढ़ा के घर जाता हूँ, तो क्लास में मैं गाड़ी में फोन कॉल बैक करता हूँ, जो तो कॉल मिस दें। वो अपने साथ एक डिवाइस लाया था,
और डिवाइस तो उसने देखा, बोले सर ये 3 जगह पर नेटवर्क, एक टावर से दूसरे टावर के बीच में जगह है, बीच में गैप हो रहा है, बोले 4 दिन में हो जाएगा। और 4 दिन में उसने नेटवर्क लगा दिया सही, एक कस्टमर के लिए। तो मैं क्यों छोड़ू यार उसको। तो ऐसा मेरे नहीं, बहुत जगह पे स्टोरीज है कि एयरटेल वाले काम ढंग से करते हैं। सो दे विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। और उनके बिजनेसेस देखो आप, टेलीमीडिया, डिजिटल टेलीविजन, एंटरप्राइज डेटा सॉफ्टवेयर, मोबाइल डेटा सर्विस, एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस। बराबर। ये लास्ट वाला पॉइंट जरूर पढ़ना, वेबियो के नाम से एक बार पढ़ो तो सही क्या है। वेबियो, वो समझ में आया तुमको वेबियो वाला पॉइंट? नहीं आया? समझो, मैं इसलिए बोल रहा हूं। वेबियो, अ त्रिवेंडम बेस्ड हेडक्वार्टर स्टार्टअप focused on deep artificial intelligence, analytics tools for cloud telephone, is the fifth startup to join the fast growing Airtel Startup Accelerator program. आपको याद होगा मैंने अभी जब चैप्टर 4-5 पढ़ा रहा था तो मैंने इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर समझाया था। एक्सेलरेटर कौन होते हैं? जो काम शुरू करवाते हैं, काम को स्पीड देते हैं। तो एयरटेल क्या कर रहा है, अपने धंधे के साथ साथ स्टार्टअप्स पे भी ध्यान। कौन से स्टार्टअप्स पे? जो उसी के बिजनेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वापस से पढ़ो, पॉइंट समझ में आएगा।
अभी आया समझ में? अच्छा, अब नीचे इंफॉर्मेशन बबल में वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले महारत्न नवरत्न मिनी रत्न का बोला था, हाँ या ना? हम्म? तो ये हो गई हमारी यहाँ पे एक टेलीकॉम। अब आते हैं एक महारत्न पे। सैचुरेट हो गए, थक गए? हम्म? भारत पेट्रोलियम पढ़ाऊं या रोक दूं आज? हाँ, रोक दूं? हाँ मतलब रुक जाऊं? आई एम ओके विद इट, दैट्स फाइन। मतलब आज दिन में खत्म, आज खत्म भी नहीं होने वाला, वो मुझे मालूम है बहुत अच्छे से। आज 23 है, तुम लोग की एग्जाम कब है? 25 को। कब से कब तक पेपर है? 7 to 9 सुबह ना? तो मतलब 10:30 बजे क्लास रखे तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? 11 to 1 बोल रहे हैं वो लोग तो पेपर। हाँ तो आफ्टरनून में क्लास रख सकते हैं ना, 3-3:30 वाले टाइम पर, क्योंकि कल तो आप मिलोगे ना इस टाइम पर। हेलो, आज मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं, आप जरा समरी नोट्स निकालो अपने। अब आप एक समरी नोट्स देखो। मैंने आज आपको भारत पेट्रोलियम तक पढ़ाया, मैंने एशियन पेंट्स की सारी बातें कवर करी, अडानी की सारी बातें कवर करी। स्क्रीन पे देखते जाओ मेरे साथ। एक्सिस बैंक की इंपॉर्टेंट बातें सारी बता दी, बजाज, भारती, और अब मैं भारत पेट्रोलियम पे आ रहा हूं। मैं कल आपसे ये चाहता हूं, आज आप घर पे जाके 20 मिनट भी पढ़ लोगे तो अब 6 नंबर से लेके 20 नंबर तक एक बार रीडिंग मारने का बस, पावर ग्रिड तक। 6 से 20 तक एक बार सिर्फ मेन मेन पॉइंट पढ़ लो। आपको गिनती के 10 मिनट लगने हैं, 10 से 15 मिनट पढ़ना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। एक बार आप पढ़ के आओगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा, तो ऐसा 2 एक बार होगा तो आपको याद होने लग जाएंगे वो। तो मतलब कल और परसों तक के बीच में जाकर मैं आपके ये खत्म कर पाऊंगा। मतलब मैं अभी भी हर कंपनी में 5-5 मिनट बोलने में इंटरेस्टेड हूं। आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं सुनने के लिए? क्योंकि आप घर पर बैठ के ये नहीं डिसाइड कर पाओगे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 70 पेजेस को 7 पेजेस में कंसाइज करने के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए सजेस्ट करूंगा क्लास अटेंड करना, छुट्टी मत मारना, ठीक है ना? चलो कल मिलते हैं।